बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इमरान रियाज खान के खिलाफ अमानत में खयानत की बाबत मुकदमा दर्ज करके उनको जुडिशल हवालात में बंद कर दिया गया है। उनके एफआईआर का क्या स्टेटस है, किस दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, उनकी जमानत कब मंजूर होगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला था कि चूंकि इमरान रियाज के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, वो हज पे जाना चाहता है, लिहाजा उसे गिरफ्तार ना किया जाए। तो हम आज एक तो ये डिस्कस करेंगे कि इमरान रियाज खान की जमानत कब मंजूर होगी, और दूसरे नंबर पे ये डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत की पटिशन दायर की गई है उसके ऊपर क्या फैसला आएगा। इसके साथ साथ आज 2024-25 के हवाले से बजट असम्बली में पेश कर दिया गया है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी खबर है। एक तो ये कि उनकी कम से कम माहाना तनख्वाह कितनी होगी और उनकी तनख्वाहों में किस हद तक इजाफा किया जाएगा। और इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया से हारने के बाद ज़ेर अताब है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, बल्कि उनके खिलाफ आज अंदराज मुकदमा की एक पिटीशन गुजरांवाला की अदालत में भी दायर कर दी गई है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो किस दफ़ा के तहत पिटीशन दायर की गई और उस पिटीशन का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या हमारी कौमी टीम के खिलाफ एफआईआर का अंदराज होगा कि नहीं होगा। हम सबसे पहले इमरान रियाज खान के केस को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान रियाज एक मुसलमान है। हमारी रियासत इस्लाम के नाम पर बनाई गई है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो भी मुसलमान हैं, हमारी जजेस वो भी मुसलमान हैं। अब जब के इमरान रियाज के खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है, वो तमाम जितने भी उनके खिलाफ मुकदमात थे उसमें उनकी जमानत मंजूर हो चुकी हुई है, मतलब कि किसी भी मुकदमे में ना तो वो इश्तिहारी हैं और ना वो मतलूब हैं। हज पे जाना चाहते हैं, एक मजहबी फरीजा है। मैं समझता हूं कि वो इस हवाले से अगर कोई जाना चाहे तो उसको अकोमोडेट करना चाहिए। अगर फर्ज कर लेंगे उनके खिलाफ मुकदमात भी हैं तो फिर भी उनको अकोमोडेट करना चाहिए। आल दो के उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया कि मैं हज पे जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे खदशा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने इसके ऊपर फैसला दिया कि इमरान रियाज खान साहब चूंकि आप एक मजहबी फरीजे की अदायगी करना चाहते हैं, लिहाजा उनको गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, जिसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं। देखिए, इमरान रियाज का जो भी कंडक्ट है, वट एवर, वो एक अपनी तरफ है। लेकिन अगर एक शख्स हज पे जाना चाहता है, एक फरीजे की अदायगी करना चाहता है, उसने एहराम भी बांधा हुआ है और वो एयरपोर्ट के ऊपर जाता है और उसको आल तो किस बारे में पहले भी पता था कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उसको वहां पे पकड़ा गया, उसके साथ बदतमीजी की गई, उसको बुरा भला कहा गया, वकला के साथ धक्कम-पेल की गई, उनके साथ बदतमीजी की गई। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान रियाज चूंकि हज के लिए जाना चाहते थे, वो हिराम के अंदर मौजूद थे, तो जब उनको गिरफ्तार करके डाले में ले जाया गया तो उस वक्त भी वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे बुलंद कर रहे थे। देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि अगर इमरान रियाज की नीयत है कि उन्होंने हज पे जाना था तो उनको तो हज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने उसको हज पे जाने से रोका, रुकावट पैदा की, झूठा मुकदमा दर्ज किया, जबरदस्ती गिरफ्तार किया, जेल के अंदर बंद कर दिया, अब देखना यह है कि उनका क्या हशर होगा। ये अब अल्लाह जाने और अल्लाह के काम जाने। बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ है। लेकिन इस हवाले से एक बात तो यह है कि इमरान रियाज के खिलाफ एक अमानत में खयानत की बाबत एफआईआर का अंदराज कर दिया गया है। अब अगर हम एफआईआर की स्टोरी को पढ़ें तो वो बड़ी अजीबोगरीब सी स्टोरी है। आप देखें कि जिस तरह की स्टोरी उस एफआईआर के अंदर बयान की गई है, वो किसी भी एक आम सेंस के बंदे को भी सुनाई जाए ना तो वो भी उसके ऊपर यकीन नहीं करेगा। अब कहानी बयान करने वाला ये कहता है, ये थाना निश्तर कॉलोनी लाहौर के अंदर एफआईआर का अंदराज हुआ है। वो मुख्तसर सी कहानी ये बयान करता है कि मेरा इमरान रियाज के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था, किसी वाया से मेरा उसके साथ राब्ता हुआ, तो इमरान रियाज ने मुझे डील किया कि डीएचए में मैं आपको प्लाट खरीद के दे सकता हूं। तो मैंने उसके साथ डील कर ली। अब डील कितने पैसों में की इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने उसके साथ डील कर ली और 2.5 करोड़ रुपया मैंने मौके पर कैश इमरान रियाज को अदा कर दिया। तो उसने कहा कि मैं 1-2 महीने के अंदर आपको वो प्लाट दिलवा दूंगा। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बावजूद इमरान रियाज पहले तो टाल मटोल करता रहा, अब मुकम्मल तौर पर इनकारी हो गया है। अब ना तो वो मेरे पैसे वापस कर रहा है और ना ही वो मुझे प्लाट लेके दे रहा है।
देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब एफआईआर के ऊपर लिखा होता है तारीख, वक़्त, वक़ूआ, कि यानी कि जब आपके साथ ये वक़ूआ हुआ तो किस वक़्त हुआ, किस टाइम पे हुआ, किस डेट को हुआ, तो वहां पे लिखा हुआ था नामालूम। यानी कि एफआईआर करवाने वाले बंदे को ये भी मालूम नहीं है कि मेरे साथ ये वक़ूआ कब हुआ, कब मैंने इमरान रियाज से मुलाकात की, कब मेरी उसके साथ डील हुई, कब मैंने उसको 2.5 करोड़ रुपया अदा किया। देखिए, एक शख्स इतनी हैवी अमाउंट के बारे में कहता है कि मैंने 2.5 करोड़ रुपया नकद अदा किया। सबसे पहली बात यह है कि उसको पता नहीं कि टाइम क्या था, उसको पता नहीं कि डेट क्या थी, उसके पास किसी किस्म का कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यानी कि आप एक बंदे को जानते नहीं हैं, उसके साथ आप डील करते हैं, उसको आप पेमेंट करते हैं, तो उसके रिटर्न के तौर पर आप ना तो उससे कोई चेक लेते हैं, ना कोई एग्रीमेंट लेते हैं, ना कोई स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर लेते हैं। ऐसे ही किसी बंदे को आप 2.5 करोड़ रुपया पकड़ा देते हैं। और इसमें दूसरी बड़ी बात यह है कि जब दो लोगों के दरमियान पैसों के लेन देन का मामला होता है तो पुलिस उसमें इंटरफेयर नहीं करती। आपने अक्सर देखा होगा कि थानों के बाहर ये लिखा होता है कि अगर दो फरीकैन के दरमियान पैसों के लेन देन का मामला है तो उसको पुलिस स्टेशन डील नहीं करेगी, उसको थाना डील नहीं करेगा। लेकिन यहां पैसों के लेन देन के मामले में चूंकि इमरान रियाज के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करना था, चूंकि उसे गिरफ्तार करना था, चूंकि वो हज पे जाना चाहता था, तो उसको हज पर नहीं जाने देना था, उसे गिरफ्तार करना था, लिहाजा इमरान रियाज के खिलाफ एक झूठ पर मबनी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बहरहाल आज लाहौर की अदालत में उसे पेश किया गया। अदालत ने इमरान रियाज का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया बल्कि उसको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। अब ये देख लें कि अदालत भी ये समझती है कि ये पर्चा झूठ पर मबनी है, इमरान रियाज से किसी किस्म की कोई बरामदगी नहीं हुई और ना ही बरामदगी होने का कोई इम्कान है और ना ही इस तरह का कोई वाकया हुआ है। तो लिहाजा मैं सबसे पहली प्रेडिक्शन तो ये करता हूं कि अगर इमरान रियाज के खिलाफ कोई और मुकदमा रजिस्टर्ड ना किया गया या साहब का किसी मुकदमे में उसका नाम शामिल ना किया गया या 9 मई के हवाले से किसी मुकदमे में उसका नाम शामिल ना किया गया, तो इस 406 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो अमानत में खयानत के हवाले से एफआईआर का अंदराज हुआ है, इसमें मैक्सिमम 1 से 2 तरीकों के अंदर इमरान रियाज की जमानत मंजूर हो जाएगी और उसे रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पहले पिटीशन दायर की गई थी कि इमरान रियाज की तरफ से उन्होंने खदशे का इजहार किया कि मैं हज पे जाना चाहता हूं लेकिन मुझे खदशा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आल दो के मेरे खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है। तो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म सादर फरमाया था कि इमरान रियाज को कोई भी अदारा गिरफ्तार नहीं करेगा, इसे हज की अदाई के लिए जाने दिया जाए और इसे गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद भी इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत की पिटीशन दायर की गई है, इस पे जस्टिस साहब क्या हुक्म जारी करते हैं। लेकिन बतौर कानूनदान अगर मैं तजिया करूं तो इसमें अदालत कुछ भी नहीं कर सकती। आल दो की अदालत का यह हुक्म था कि इसको हज पर जाने दिया जाए और किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा ना की जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कानून मौजूद है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ किसी किस्म की कोई एफआईआर मौजूद हो और पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहे, इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, तो अदालतें उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। तो लिहाजा ये जो तौहीन अदालत की पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, वो खारिज कर दी जाएगी। इसमें मैक्सिमम ये हो सकता है कि अदारों को थोड़ी सी तनबीह कर दी जाए, उनको थोड़ी सी डांट पला दी जाए कि आप कुछ शर्म करें, कुछ हया करें। ये जिस तरह के आपने तमाशा लगाया हुआ है, जिस तरह की आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये आपको जेब नहीं देती। तो मैक्सिमम ये हो सकता है। और दूसरे नंबर पे जो जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, उसमें 1 से 2 तरीकों के अंदर इमरान रियाज की जमानत मंजूर हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की कौमी टीम, चूंकि पहले अमेरिका के साथ उसका मुकाबला था, वहां से बुरी तरह उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, काफी तजलील का सामना करना पड़ा, पूरी पाकिस्तानी कौम ने उनका मजाक उड़ाया। और जब इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ उनका मुकाबला हुआ तो फिर भी बदतरीन तरीके से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहरहाल इसके ऊपर अब गुजरांवाला के एक वकील साहब ने अंदराज मुकदमा की एक पिटीशन अदालत में दायर कर दी है। मैं वकील साहब को जानता हूं लेकिन मैं दानिस्ता तौर पर उनका नाम नहीं लूंगा। बहरहाल मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद सिर्फ एक मीडिया के ऊपर आने के लिए या एक तरह का एक स्टंट लगाने के लिए या कंपनी की मशहूरी के लिए इस तरह की पिटीशन कर दी है। हालांकि इस तरह की पिटीशन दायर करने का कोई मकसद और कोई मतलब नहीं बनता। अपनी पिटीशन में उन्होंने ये कहा कि मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हूं, मेरे जज्बात मजरूह हुए हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाफ गद्दारी और बगावत की दफात के तहत मुकदमे का अंदराज का हुक्म जारी फरमाया जाए। देखिए, जज्बात मजरूह होना ये कोई ऐसा तो नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं
تو اس کے اوپر کوئی دفعہ لگے، کیونکہ مذہبی جذبات مجروح ہوں تو ہی کسی نہ کسی دفعہ کا اطلاق ہوتا ہے پاکستان پینل کوڈ کے تحت۔ لیکن اگر کوئی کرکٹ ٹیم میچ کھیلتی ہے، میچ کے اندر جیتنا ہارنا یہ تو گیم کا ایک حصہ ہے، اس میں جذبات مجروح ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی مذہبی جذبات تو مجروح نہیں نہ ہوئے کہ آپ عدالت کے اندر چلے جائیں یا پولیس اسٹیشن کے اندر چلے جائیں اور کہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے۔ جذبات مجروح ہونے کے اوپر کسی قسم کی کوئی دفعہ بنتی ہی نہیں ہے، اور وکیل صاحب کی یہ جو پٹیشن ہے وہ بالکل ایک ابسرڈ اور فضول قسم کی پٹیشن ہے اور اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہنا کہ ان کے خلاف بغاوت اور غداری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، دیکھیں ٹیم ہے، انہوں نے میچ کھیلا، اچھا کھیلا برا کھیلا، یہ چلیں ان کی جو سلیکشن کمیٹی ہے یا جو مینجمنٹ ہے وہ اس حوالے سے ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس کو ٹیم کے اندر رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا، ان کی اپنی کیا پلاننگ ہے۔ لیکن اس میں غداری والی بات یا بغاوت والی بات یا جذبات مجروح ہونے والی بات ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی پٹیشن خارج ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس میں 50,000 تک تنخواہ لینے والے سرکاری ملازمین کے لیے ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ ان کو ٹیکس نہیں پڑے گا، یعنی کہ جو بھی سرکاری ملازم 50,000 سے اوپر اس کی ماہانہ تنخواہ ہے اس کو تو ٹیکس لگے گا، لیکن جو سرکاری ملازم 50,000 روپے تک تنخواہ لیتا ہے اس کو ٹیکس نہیں لگے گا۔ اور اس کے علاوہ گریڈ 1 سے 16 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا جائے گا، گریڈ 17 سے 22 کے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں 22% اضافہ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 15% اضافے کی تجویز جو ہے وہ بجٹ میں پیش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ماہانہ تنخواہ جو پہلے 32,000 روپے تھی اب وہ بڑھا کر 36,000 روپے کر دی جائے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔